और द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। एर्थ्रोप्लास्टी, आर्थो वर्ड जहाँ पर भी जुड़े दैट मीन्स क्या है, बोन्स से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई यहाँ पर प्रोसीजर है। आर्थ्रो वर्ड और ऑर्थो वर्ड जुड़ता है मतलब बोन से रिलेट करता हुआ प्रोसीजर होने वाला है, और बोन से रिलेट करता हुआ प्रोसीजर यहाँ पर क्या होगा, वो होगा सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। जॉइंट्स के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोप्लास्टी। क्या होगा, ऑर्थोप्लास्टी। एग्जाम में आपको ये आ सकता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑर्थोप्लास्टी जब किया जाएगा जब या तो बोन्स में जो स्पेशली जॉइंट्स से काम ना कर रहे हों, वहाँ पर हो सकता है कि आर्टिफिशियल जॉइंट जिसको प्रोस्थेसिस कहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, तो वो सभी पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑर्थोप्लास्टी। क्लियर। टॉमी बर्ड करते तो काट दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है किसकी, ऑर्थोप्लास्टी, मतलब फंक्शनिंग में लेके आना है दोबारा से, तो क्या होगा, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है। ऑप्शन में है आपको बोन्स, एनेमल, सीमेंटम या फिर डेंटाइन। क्या है ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, तो वो होगा यहाँ पर एनेमल। क्या होगा, एनेमल है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है। आपको लगता होगा हड्डियाँ, लेकिन नहीं, एनिमल सबसे स्ट्रॉन्ग है। हड्डियों में तो कुछ टिश्यूज़ भी होंगे तो जिसके कारण मजबूत रहती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहती हैं, लेकिन उतनी नहीं रहेंगी जितना एनिमल रहेगा। एनिमल सबसे मजबूत पार्ट में, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज एनिमल, क्या दांतों का पार्ट है, किसका, जो टीथ का पार्ट है वो है यहाँ पर एनिमल। नेक्स्ट वन इज रेबीज इज अ वायरल डिसीज दैट इज स्प्रेड थ्रू द एनिमल bites such as a dog. It is caused by the infection of Lyssa virus. It's also known as, देखिए एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कुत्ते जैसे जानवरों के काटने से फैलती है। पॉजिटिव एजेंट है इसका लाइसा वायरस, और इसको किस नाम से जाना जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। फर्स्ट ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है कि क्लोज्ड स्पेस में जाने से डर लगना, जो बंद जगह हैं वहाँ पर जाने से डर लगना। क्लियर। फिर एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होगा कि जिन लोगों को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है वो। हाइड्रो मतलब जलांतक, फोबिया मतलब होता है डर लगना, और हाइड्रो मतलब होगा वाटर, तो वो क्या है, रेबीज वाले लोगों को वाटर से डर लगता है। इसकी 3 स्टेज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि रेबीज वाले मरीज को पानी से ही क्यों डर लगता है। जिसको कुत्ता काट देता है तो उसको कहते हैं कि पानी से दूर रखना, क्यों, क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न भी है। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि रेबीज जो कि ये क्या है, वायरल डिसीज़ है। याद रखें रेबीज क्या है, वायरल डिसीज़ है। दूसरा इसका कॉज क्या है, लाइजा वायरस। तीसरा होगा कैसे, रैबिट डॉग या फिर रैबिट कैट के बाइट करने के कारण। चौथा इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है नेग्री बॉडीज। क्या है, नेग्री बॉडीज, तो वो भी रेबीज में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हो गए, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला रेबीज वायरल डिसीज़ है, दूसरा लाइसा वायरस के काटने से होगा, लाइसा वायरस इसका पॉजिटिव वायरल है। तीसरा यहाँ पर जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होगा, तो एक तरीके का जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जाएगा। तो क्या है, जो रैबिड एनिमल है जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, उसके बाइट करने से जाएगा। दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। नेग्री बॉडीज भी इसी में बनती हैं, किसमें, रेबीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन पॉपुलेशन इज द स्टडी ऑफ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन किसकी स्टडी है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, फर्टिलिटी,
मतलब प्रजनन क्षमता, डेमोक्रेटाइजेशन लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, या फिर डेमोग्राफी, क्या कहलाएगा ये? यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कहलाएगी क्या? डेमोग्राफी। क्या होगी? डेमोग्राफी। और जो जनगणना है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी तो हो गई डेमोग्राफी। फिर होता है एक सेंसस। क्या होगा? सेंसस, जिसमें कितनी जनता है वो। नेक्स्ट वन, the pressure that is exerted on the brain tissue by external force such as CSF is known as, CSF मतलब कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा मस्तिष्क के ऊतकों पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, टाइडल वॉल्यूम, ब्रेन प्रेशर, क्या कहलाएगा? जो CSF के थ्रू जो प्रेशर है ब्रेन टिश्यूज पर होगा, एक्सटर्नल फोर्स माना है किसको? CSF को। तो कौन सा प्रेशर है? वो कहलाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ICP जब बढ़ता है, जब आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, तो ऐसे केस में ICP का लेवल बढ़ जाता है, हेड इंजरी हुई हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो नॉर्मल ICP होता है एडल्ट में 7 से 15 mm ऑफ Hg और 10 to 20 सेंटीमीटर H2O। ये भी पूछ सकते हैं। 7 to 15 किसमें? एडल्ट में। बच्चों में होता है 10 mm ऑफ Hg। कितना? 10 mm ऑफ Hg। और इन्फेंट की बात करें मतलब 1 साल तक में, तो होगा 7 mm ऑफ Hg तक। क्या है? नॉर्मल ICP है। अब ICP यदि एलिवेट होता है, एलिवेट होने का मतलब है कि 15 से आगे जाएगा। नॉर्मल 15 तक है, लेकिन इससे आगे जाएगा तो माइल्ड रेंज होती है 16 से 20 तक की। 16 to 20 mm ऑफ Hg, मॉडरेट में 21 to 30 mm ऑफ Hg, सीवियर में 31 to 40 mm ऑफ Hg, वेरी सीवियर में 41 एंड अबव। और ऐसे केस में इवन है जो स्ट्रोक भी आ सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है यदि वेरी सीवियर और सीवियर फॉर्म में ICP चला जाए तो। अब ICP यदि बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो होती है मैनिटॉल। क्या होगी? मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर कंसीडर की जाती है यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। नॉर्मल रेंज और यदि इंक्रीज रेंज है, वो दोनों याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच इज अ मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। व्यक्ति या व्यक्तियों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना क्या कहलाता है? सोशल नॉर्म, सोशल क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या फिर सोशल मोबिलिटी, क्या कहलाएगा? एक पर्सन का दूसरे पर्सन, एक पर्सन या पूरे पर्सन का ग्रुप ऑफ समूह है जो पूरा दूसरी सोशल ग्रुप में जाना, ये कहलाएगा क्या? सोशल मॉर्बिडिटी, सामाजिक गतिशीलता। क्या है? सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। बॉडी पार्ट्स का अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या फिर रोटेशन। बॉडी पार्ट का अपनी एक सिंगल धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ना तो एबडक्शन है, ना एडक्शन है, ना एक्सटेंशन, ये कहलाएगा रोटेशन। एक ही पॉइंट पर घूमना। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को घुमाते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाता है, उसी तरीके से ऑन एक्सिस मतलब अपनी खुद की धुरी पर घूमना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। आपको इजीली समझ में आएगा कि बॉडी अपनी ऑन एक्सिस पे यदि घूमती है तो क्या है? रोटेशन। अब यहाँ पर फ्लेक्शन का मतलब है क्या है? बाहर की तरफ जाना। कैसे? कोई भी बॉडी पार्ट का बाहर की तरफ ले जाना। आप अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं मतलब वो क्या है? फ्लेक्शन है। वापस से पीछे की तरफ लेके आते हैं तो वो क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब अंदर की साइड जा रहा है। रोटेशन का मतलब अपनी ऑन एक्सिस पे, जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट हो गया, नेक हो गया, नी ज्वाइंट के यहाँ पे हो गए, जो मूवमेंट है अपनी खुद एक एक्सिस पे घूमते हैं तो वो क्या है? वो कहलाएगा रोटेशन। क्लियर? और जो फ्लेक्शन है यहाँ पर,
फ्लेक्शन मतलब बाहर की तरफ कोई भी पार्ट ले जा रहा है, एक्सटेंशन मतलब अंदर की तरफ वापस से लेके आए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म की लेटरल बोन कौन सी है, अग्रबाहु की पार्श्व हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल या फिर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म मतलब आपका जो हाथ है, फोरआर्म मतलब रिस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है आपका, सॉरी एल्बो के नीचे से लेकर रिस्ट तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा फोरआर्म। और यहाँ की जो हड्डी है वो कौन सी, वो है रेडियस। कौन सी, रेडियस। रेडियस एंड अल्ला क्या है, फोरआर्म की बोन्स है। नेक्स्ट वन इज विच अकर्स व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 15 to 25%। तो कौन सा शॉक है जब ब्लड वॉल्यूम 15 से 25% तक कम हो जाता है, सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक तब होगा जब कोई इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम होगी, किसके कारण, सेप्टिक का मतलब ही इन्फेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन। एनाफ्लेक्टिक होगा जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए या फिर कुछ मेडिकेशन के कारण या फिर इस तरीके से कोई कीड़े या फिर स्नेक बाइट, इस तरीके से जो शॉक डेवलप होगा वो कहलाता है एनाफ्लेक्टिक शॉक, जिसमें फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण मेनली होगा। कार्डियोजेनिक का मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई उसके कारण होगा। लेकिन हाइपोवॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम से बात की जाए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 से 25% तक कम हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, तो वो होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट इज विच आर एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज विच वेरी कंसिडरेबली इन साइज। तो यहाँ पर ये देखिए, एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन होना, आर्टरीज की जो साइज है वो भी डिस्टर्ब होगी, लोकली डायलिटेशन भी होगा। धमनियों का असामान्य स्थानीय विस्तार जो आकार में काफ़ी भिन्न है एज कम्पेयर टू नॉर्मल के, तो क्या है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्राइटिस, थ्रोम्बोसिस या फिर एन्यूरिज्म। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट का फॉर्मेशन होना, क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन होना आर्टरी में। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब प्लग का फॉर्मेशन होना, जहाँ पर भी ये प्लग जाके कंपोज हो जाए, इकट्ठा हो जाए, आर्टरी हार्ड हो जाएगी और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। आर्ट्राइटिस का मतलब है कि आर्टरी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। अब बचता है एन्यूरिज्म, जब आर्टरी वीक होती है इसमें वल्जिंग होगी और वो वल्जिंग क्या कहलाती है, एन्यूरिज्म। क्या कहलाएगी, एन्यूरिज्म की गई है, जिसमें ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म दिखाया गया है। और कभी कभी एन्यूरिज्म आर्टरी इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाएगी कि क्या होगी, रप्चर हो जाती है और जो ब्रेन हेमरेज का रीजन है, जिसको सब आर्कनॉइड हेमरेज भी कह सकते हैं, वो कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब एन्यूरिज्म किसी भी आर्टरी में हो सकता, इवन ये आर्च ऑफ अओर्टा में भी हो सकता है। ये जनरली इसकी जो मेन कॉज है, मेन कॉज का मतलब मेन रीज़न है एन्यूरिज्म के, वो अलग अलग हो सकते हैं। पहला रीज़न तो होता है कि आर्टरी में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, ब्लड फ्लो हो ना पा रहा हो, तो वो यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है। तो आर्टरीज का वीक होके दूसरी जगह जाके वल्ज होना, वो कहलाता है क्या, एन्यूरिज्म। ये देखिए यहाँ पर इसके रीज़न हो सकते हैं, स्मोकिंग के कारण हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड ज़्यादा बढ़ने के कारण हो सकती है, ओल्ड एज में हो सकती है, कभी कभी जीन म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है। मेन रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लग फॉर्मेशन के कारण प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आर्टरी पर, ब्लड फ्लो के लिए वो उतना हो नहीं पाएगा और आर्टरी दूसरी जगह जाके वल्ज हो जाएगी। तो एन्यूरिज्म में इस तरीके से होगी। लेकिन जब डिसेक्शन मतलब जो बड़ा हुआ पार्ट है उसको कट करके स्टिच कर दिया जाएगा तो वो कहलाता है डिसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा है। मानवीय शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। ऑप्शन में कहा गया है स्प्लीन, किडनी, लीवर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे बड़े लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन की बात की जा रही है वो है स्प्लीन। स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किसका, आरबीसी का। ग्रेवयार्ड मतलब कि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानी जाती है आरबीसी के लिए।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, वो होगा यहाँ पर प्लीहा और स्प्लीन। नेक्स्ट इज विच इज़ अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन कौन सा है, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, यूट्रस या फिर यूट्राइन कैनाल। क्या है यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होगा यूट्रस और गर्भाशय। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन कैनाल या फिर ओविडक्ट जिसको कहा जाता है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब को कहा जाता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इसको आप नहीं कह सकते, इसको फर्टिलाइजेशन ऑर्गन कह सकते हैं। तो ये क्या है, यूट्रस और गर्भाशय। नेक्स्ट इज आपको एक और क्वेश्चन आता है कि पेयर में कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो वो है ओवरी, और मेल में पूछें तो वो होगी टेस्टिस। ये एग्जाम में आपको आ सकता है, अभी रिसेंट में आया भी था झारखंड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है, मेसेटर, सार्टोरियस, वास्टस लेटरलिस या फिर वास्टस फीमोरिस। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल की बात की जा रही है, कौन सी है, तो वह मेसेटर मसल्स और जॉ मसल्स। कौन सी, जॉ मसल और मेसेटर मसल्स। जो आप चबाने में आपके जबड़ों के यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सबसे मजबूत मसल्स में मानी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो मलेरिया की यदि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, मलेरिया गंभीर है, तो कौन सी दवा यूज़ की जाएगी, क्विनिन, आर्टिसोनेट, प्राइमाक्विन या फिर क्लोरोक्विन। आपने पढ़ा था कि ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन। लेकिन मलेरिया यदि सीवियर है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो कंबाइंड मेथड यूज़ की जाती है, वो है आर्टिसोनेट। क्या है, आर्टिसोनेट मेथड है जो अपनाई जाती है। ये बच्चों में पीडियाट्रिक्स में केस में ओरली भी अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ दी आईवी रूट से भी दी जाती है, अदर मेडिकेशन के मलेरिया की कंपेयर करें तो, और आईएम भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए डीओसी पूछें तो क्या, आर्टिसोनेट ईथर। नेम आ नॉन स्टिमुलेंट ड्रग with norepinephrine reuptake block action that is known to be used in the treatment of ADHD। कौन सी मेडिसिन है जो ADHD के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ की जाती है, और जो कि NSAID ड्रग में कंसीडर की जाती, नॉरएपिनेफ्रिन रिअप्टेक इनहिबिटर एजेंट है वो। एटोमॉक्सिटिन, डेक्सामेफेटामाइन, मिथाइल फेनिडेट या फिर पिमोजिड। कौन सी मेडिकेशन है यहाँ पर, नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, ADHD को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो उस मेडिसिन का नाम है एटोमॉक्सिटिन। क्या है, एटमॉक्सिटिन और एटोमैक्सिटिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। किसके लिए, ADHD के लिए भी, और नॉन स्टिमुलेंट नॉन एपिनेफ्रिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स ड्रग है। नेक्स्ट वन इज a client Mr. Raja Sethi who has been receiving urokinase has a large bloody bowel movement. What nursing action would be best for the nurse to take immediately? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेशेंट है, उनको यूरोकाइनेज मेडिकेशन दी गई है, अब उनको आफ्टर दैट लार्ज ब्लडी बाउल मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है बाउल से। अब यहाँ पर एज ए नर्स आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर विटामिन के IM, डिसकंटिन्यू द यूरोकाइनेज, रिड्यूस द यूरोकाइनेज एंड एडमिनिस्टर हेपेरिन, स्टॉप द यूरोकाइनेज, नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर अमीकेयर। क्या करेंगे आप, मरीज को यूरोकाइनेज दिया जा रहा है, आफ्टर यूरोकाइनेज के बाद उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे। तो यूरोकाइनेज क्या है, जनरली फाइब्रिन क्लॉट्स को, इसका जो फाइब्रोलाइटिक रोल प्ले करेगी एक तरीके से हम कहें तो। लेकिन जब ये यहाँ पर इतना इसका जो साइड इफेक्ट हो जाए, जो फाइब्रो क्लॉट बनेगी उनको डिजोल्व करेगी, लेकिन एक क्लॉट जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का काम करने लगे, तो ऐसे केस में आपको मेडिसिन स्टॉप करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, और जो इसका
एंटीडोट है अमीकार, क्या है अमीकार, इसको प्रिपेयर करके रखना है। यूरोकाइनेज इज अ थ्रोम्बोलाइटिक यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अ क्लॉट फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। किसी भी आर्टरी में क्लॉट बना हुआ है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, यूरोकाइनेज या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं, मतलब कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अब इस थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो क्लॉट बना हुआ है उसको डिसॉल्व करना है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे केस में मेडिसिन स्टॉप करके तुरंत ही आपको एंटीडोट रेडी रखना है, और वो एंटीडोट यहाँ पर क्या है, अमीका। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के फॉलिक एसिड की कितनी दैनिक खुराक दी जाती है, पर डे कितना फॉलिक एसिड दिया जाएगा। तो एज सुन एज आप कंसीव करना चाहते हैं तो जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट हैं तो फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट किया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वही बनती है। अब उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में है लेकिन उतना नहीं है जितना उसके लिए ज़रूरी है, तो बाहर से दिया जाता है। पर डे की बात करें हम तो वो होगा 400 mcg। यदि आपने प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम पर ही दे दिया जब न्यूरल कॉर्ड बनती है तो यहाँ पर 400 mcg डेली दिया जाएगा। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, यदि बात करें कि AFP रहता है, अल्फा फीटोप्रोटीन रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाए तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग की जाती है इसी को डायग्नोस करने के लिए होती है 11वें से 14वें वीक की प्रेगनेंसी में। 13th वीक एंड 6 डेज कंसीडर किए जाते हैं, या फिर 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। जो यहाँ पर एक स्कैनिंग होती है शुरुआत में ही, एनुअली स्कैनिंग, उसमें यही पता किया जाता है कि यदि लेवल कम है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और जो एंटी स्कैनिंग पूछें तो यहाँ पर वो क्या होगा, एंटी स्कैनिंग में पता चलेगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ फीटल एनोमली डेवलप तो नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज which of the following vaccine is recommended for a pregnant woman to protect both the mother and the newborn from influenza। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी माँ और बच्चे दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए। माँ और नवजात शिशु दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाने की सिफारिश की जाती है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन दी जाएगी इन्फ्लुएंजा के लिए, MMR तो दी ही नहीं जाती, ना चिकन पॉक्स दी जाती है। जो दी जाएगी वो होगी यहाँ पर क्या, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको फ्लू शॉट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, तो फ्लू शॉट की बात हो गई, बच्चे और माँ दोनों न्यूबॉर्न बेबी को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए दी जाएगी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को, जिससे माँ बच्चे दोनों हैं जो सेफ रहें, प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेगी। अब यहाँ पर एक आता है कि कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती प्रेगनेंसी में, वो रूबेला। दूसरा आता है कि जिन बच्चों को फिट्स के, कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम है तो कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं, वो है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। क्लियर। अब एक ऐसी ओनली वैक्सीन है जो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। तो पहले तो एक ही बस हम कहते थे इन्फ्लुएंजा, बट जो आधार पूनावाला की जो यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड जो जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी उन्होंने कोविड का एक नेज़ल वैक्सीन भी शुरू की है, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तीसरी चीज़ ऐसी कौन सी डिसीज़ है, सॉरी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो माँ को वैक्सीन लगने से बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो फ्लू शॉट के अलावा वो है TT वैक्सीन। कौन सी, TT वैक्सीन 2 शॉट है जो दिए जाते हैं और 1 महीने का गैप देके। नेक्स्ट वन, which of the following condition is a severe form of high blood pressure that can occur during pregnancy and can be life threatening for both the mother and the baby। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उक्त रक्तचाप का एक गंभीर रूप है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए जीवन को खतरा भी हो सकती है।
तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, हाई ब्लड शुगर, प्री एक्लेम्सिया, बीपी, प्रोटीन्यूरिया, ब्लड विजन, एक्लेम्सिया, कन्वर्जन्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा प्रीविया, लोअर सेगमेंट यूट्रस। तो यहाँ पर ये देखिए इवन पूरा डिटेल में भी बता दिए हैं पूरे चारों ऑप्शन की जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। क्या है? प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला शुगर लेवल। आफ्टर दैट डिलीवरी के बाद ये अपने आप सबसाइड होने लगता है। दूसरी चीज़ प्री एक्लेम्सिया मतलब हाई बीपी होना, प्रोटीन यूरिया, ब्लड विजन। आफ्टर दैट इसके बाद प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया की स्टेज आती है, उसमें आने लगते हैं कन्वर्जन्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन है वो अदर देन यूट्रस के हो जाए, जनरली होता है फैलोपियन ट्यूब में। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है प्लेसेंटा का लोअर सेगमेंट में आ जाना, सर्वाइकल उसको पूरे तरीके से कवर कर जाना। क्लियर? अब यहाँ पे कंडीशन कहा है कि हाई बीपी की है जो प्रेगनेंसी में होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी माँ बच्चे दोनों के लिए, तो वो क्या है? वो होगी आपकी प्री एक्लेम्सिया। क्या होगी? प्री एक्लेम्सिया। और इसके लिए जो DOC यदि पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस तो वो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अभी एग्जाम में मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफेक्ट पूछा गया था, नॉरसेट का जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें। तो इसका साइड इफेक्ट मोस्टली ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है, लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को मतलब गर्भाशय में ही बच्चे के मरने को रोकने से के लिए, मृत शिशु के जन्म के जोखिम को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन द बैक या फिर ऑन द स्टमक। किस साइड सोना चाहिए प्रेगनेंसी में ताकि बच्चे को हार्म ना पहुँचे? तो होगा लेफ्ट साइड। क्या होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सोने से जो बच्चे को प्लेसेंटा है ना तो वो प्रेस होगा ना बच्चा प्रेस होगा। यदि राइट साइड सोते हैं तो बच्चे के ऊपर भी आपका भार पड़ेगा, तो ऐसे में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेफ्ट साइड सोना है जो सबसे सेफ माना जाता है, स्पेशली 5th और 6th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद से। यदि आप स्ट्रेट सोते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। राइट साइड सोएंगे तो बच्चे को हार्म हो सकता है, तो आप लेफ्ट साइड है जो सोइए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गिवन स्टूल सॉफ्टनर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी ऑफ वुमेन। तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर क्यों दिए जाते हैं? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटोमी टीयर्स या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो भी डिलीवरी के टाइम पर, आफ्टर डिलीवरी नहीं। आफ्टर डिलीवरी यदि PPH की कंडीशन हो रही है तब देते हैं। तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद वुमेन को स्टूल सॉफ्टनर देने का जो रीज़न है वो होता है स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट करना। एनल मसल्स, जो मसल्स हैं एनल्स की मसल्स हैं वो भी वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्ट्रेनिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? स्टूल सॉफ्टनर देंगे या फिर ऐसी डाइट्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो कॉन्स्टिपेशन, ना एनल मसल पर प्रेशर पड़े और ना ही स्ट्रेनिंग हो। Which of the following is a vital sign that should be closely monitored during labor and delivery to assess the maternal health? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर रेस्पिरेटरी रेट। किसके लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है? तो यहाँ पर आपका जो मॉनिटर तो चारों चीज़ें करनी है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल तो आप प्रेगनेंसी के पहले चेक कर सकते हैं कि कितना क्या है, यदि ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ब्लड को। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी, रेस्पिरेटरी रेट भी, आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बीपी यदि बढ़ गया लेबर के टाइम पर, बीपी लेबर के टाइम पे बढ़ गया तो ना आप शुगर लेवल मैनेज कर पाएंगे
न हीमोग्लोबिन लेवल मैनेज, सॉरी, न रेस्पिरेटरी रेट मैनेज हो पाएगी। बीपी बढ़ा मतलब एक्लेम्सिया हो गया, एक्लेम्सिया हुआ तो बच्चे को भी प्रॉब्लम्स होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इवन कुछ केस में यदि हाई बीपी की प्रॉब्लम डिलीवरी के टाइम पे होती है तो जो स्टिल बर्थ बेबी है, मतलब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना। इसीलिए आप इवन जितने भी चेकअप के लिए जाते हैं आपका बीपी ज़रूर चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल तो चेक होगा ही, लेकिन बीपी ज़्यादा चेक किया जाता है इवन डिलीवरी रूम में तक। तो यहाँ पर वो क्या होगा, इसलिए कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ना ही माँ के लिए प्रॉब्लम हो। एक बार बीपी बढ़ा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज which of the following complication can occur when the placenta partially or completely covers the cervix, obstructing the baby's exit from the uterus? निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, इससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? प्रीएक्लेम्सिया में, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, प्लेसेंटा प्रीविया में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? कौन से केस में होगा कि प्लेसेंटा पार्शियली या फिर कंप्लीट तरीके से इनर सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, पहले बच्चा बाहर आता है फिर प्लेसेंटा, लेकिन ऐसे केस में पहले प्लेसेंटा जो सर्विक्स को कवर कर जाएगा और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, फिर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो यूट्रस से बाहर आने, बच्चा कैसे बाहर आएगा, जब सर्वाइकल ओस को कवर कर जाएगा प्लेसेंटा, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। और इसका साइन होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किसका क्लासिकल साइन है, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर इम्प्लांटेशन भी होने के चांसेस 80% तक होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल होना। Next one, what is the recommended method of feeding a newborn during the first 6 months of life to promote optimal growth and development? इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को क्या खिलाने की विधि है जो करी जाएगी? फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग। तो यहाँ पर ओनली न्यूबॉर्न बेबी के लिए पहले 6 महीने की बात की जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के कुछ भी खिलाना स्टार्ट करना, और जनरली उसके लिए ड्यूरेशन होता है 6 मंथ के बाद। लेकिन ये क्या है, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन इसके कुछ भी नहीं। तो क्या है, 6 महीने के लिए फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, तो क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अदर देन कुछ भी नहीं। आफ्टर 6 मंथ किए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को आप 2 साल तक पिला सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। लेकिन यदि बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो उसके लिए प्रेफर किया जाएगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग के जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग के। नेक्स्ट इज which of the following condition characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes? तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें वुमेन है जो पहले कभी उसको डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है लेकिन प्रेगनेंसी में उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है? तो क्या प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लेम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर, क्या कहलाए गए? तो यहाँ पर ये कहलाएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्या कहलाएगा? जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्री एक्लेम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, जब इसके साथ कन्वर्जन आ जाए तो वो होता है एक्लेम्सिया। प्रीटर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 कंप्लीटिंग वीक, तो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कि जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर वो है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन?
क्या टर्म यूज़ किया जाएगा कि प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही जो कंसीव किया हुआ मटेरियल है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए? प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बता चुके आपको। स्टिल बर्थ का मतलब है कि फीटस की डेथ होना, फीटस डेथ इन यूट्रस। प्रीटर्म बर्थ का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स की डिलीवरी हो जाना बच्चे की, तो क्या है? प्रीटर्म बर्थ है। तो यहाँ पर मिसकैरेज का मतलब है क्या कि जो 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड ही हुआ है और इसमें जितना भी कंसीव किया हुआ मटेरियल अबॉर्ट हो जाए वो कहलाता है मिसकैरेज और अबॉर्शन। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 के 20 वीक का अबॉर्शन है जो किया जा सकता है। अमेंडमेंट एक्ट कहता है 24 वीक का। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर? टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होंगी? प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज? तो टोटल 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जिसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होने से लेके यहाँ पे देखिए तो टोटल कितनी स्टेज होंगी? 4। फर्स्ट स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी होती है फीटल एक्सपल्सन। क्या है? फीटल एक्सपल्सन स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है यहाँ पर प्लेसेंटल एक्सपल्सन जिसमें प्लेसेंटा बाहर आएगा और ये कहलाती है थर्ड स्टेज। और चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या है? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट कैसे होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू सर्वाइकल डायलिटेशन जो कि 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। फिर आती है फीटल एक्सपल्सन। यदि पूछे कब से स्टार्ट होती है तो ये कंसीडर की जाती है सर्वाइकल डायलिटेशन टू फीटल एक्सपल्सन तक। फिर यहाँ पे आपकी आती है तीसरी स्टेज। इसमें कहा जाता है कि फीटल एक्सपल्सन से लेके जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन है वो यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। कौन सी? तीसरी स्टेज। चौथी होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो सर्वाइकल डायलिटेशन में जो कॉन्ट्रैक्शन यदि प्रॉपर आ रहे हैं और ड्यूरेशन दिया जाता है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वाली मदर है, फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, उसमें लेबर पेन आते हैं। लेबर पेन आएंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और सर्विक्स फुली डायलेट होगी, तो वो स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरी स्टेज में क्या होगा? बेबी बाहर आएगा, इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी स्टेज में फीटल एक्सपल्सन से बाद से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो प्लेसेंटल स्टेज है, मतलब कि थर्ड स्टेज है यहाँ पर, यदि इनकेस इफ प्लेसेंटा है जो 30 मिनट तक, कितना? 30 मिनट तक बाहर नहीं आया, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, तब इसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा? रिटेन्ड प्लेसेंटा। और ऐसे केस में मैनुअली और फंडल मसाज से है जो प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। याद रखें, जनरली 15 मिनट के बच्चे के बाहर आने के बाद, फीटस के बाहर आने के बाद विदिन 15 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्रीमी में 15, जो मल्टीपैरा है उसमें 5 मिनट में ही आ जाता है। लेकिन अब 30 मिनट तक नहीं आ पाता, तब कंसीडर किया जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा सेकेंडरी कॉज है पीपीएच के लिए। फर्स्ट कॉज है यूट्राइन एटोनिसिटी, दूसरा कॉज रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्लियर? आई होप आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल? प्रसव के किस चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की फैल जाती है और सूख जाती है? फर्स्ट, जिससे शिशु को जन्म के बाहर आने की अनुमति मिलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज, जस्ट हमने अभी पढ़ा।
इफासमेंट का मतलब होता है कि सर्विक्स डायलिटेशन के बाद इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है कि दिखती ही नहीं है, उसको कहते हैं हम इफासमेंट। सर्विक्स का इनविजिबल होना क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग द सर्वाइकल डायलिटेशन ये कहलाता है इफासमेंट। इतनी थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी कि सर्विक्स दिखेगी ही नहीं। फिर यहाँ पर जो बच्चे का यहाँ पे बाहर करने वाली स्टेज है वो क्या है? वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सॉरी पूरे तरीके से जो सर्विक्स डायलेट होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन? कौन सी स्टेज है लेबर की, प्रसव की, जिसमें प्लेसेंटा और झिल्लियों का बाहर आना है जो कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज? तो कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आते हैं? तो वो है यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्लेसेंटा एक्सपल्सन के साइन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं। पहला, फ्रेश शो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, ब्लडी शो और गस ऑफ वेजाइनल ब्लड। दूसरा, फंडस ऑफ द यूट्रस राइसेस अप टू द यूट्रस, बिकम्स फर्म्स एंड ग्लोबुलर। पहला याद रखें, वेजाइनल गस ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा, ग्लोबुलर शेप ऑफ यूट्रस। तीसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। फोर्थ है यहाँ पर, कॉर्ड डज नॉट रिट्रैक्ट व्हेन प्रेस द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, बट कॉर्ड है जो रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये क्या है? प्लेसेंटल सेपरेशन के 4 कार्डिनल साइन है, एग्जाम में आपको आते हैं, 100% आते हैं। यदि किसी मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण शॉक की कंडीशन डेवलप हुई है तब, तो इसको क्या कहा जाएगा? मास्ट गारमेंट और कॉम्बैक्ट सूट। ये देखिए, मास्ट का मतलब है यहाँ पर मेडिकल एंटी शॉक ट्राउज़र। ये क्वेश्चन नॉरसेट में आया था। इसी के लिए कहा जाता है न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, PASG, या फिर एंटी शॉक ट्राउज़र, सॉरी मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउज़र या फिर मास्क। तो यहाँ पर मेडिकल एंटी शॉक ट्राउज़र यूज़ किया जाता है कब? या तो मरीज को फ्रैक्चर हुआ है, किसके कारण? कुछ बहुत ज़्यादा इंजरी के कारण, तो ये सूट पहना दिया जाता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने के बाद, या फिर इसके लिए जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए पहनाया जाता है। मोस्टली यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो क्या होंगे? होंगे यहाँ पर हेमरेजिक शॉक के मरीज में मास्ट सूट है जो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म है नॉक्ट्रोयूरेसिस। क्या है? नॉक्ट्रोयूरेसिस मतलब रात के टाइम में बेड वेटिंग करना, सॉरी रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना। एन्यूरेसिस का मतलब होगा बेड वेटिंग, नॉक्ट्रोयूरेसिस का मतलब है रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना। नेक्स्ट वन, the bandage that is applied over an amputated knee stump while preparing for a prosthesis is usually a, कौन सी बैंडेज है? कौन सी बैंडेज है जब यदि किसी को एम्पुटेशन हुआ हो? एम्पुटेशन, नी एम्पुटेशन मतलब नी के यहाँ से नीचे का हिस्सा है जो अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रोस्थेसिस प्रिपेयर करने के लिए, प्रोस्थेसिस का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल लेग आप नीचे लगाएंगे, बट उसके पहले आप है क्या करेंगे? एम्पुटेटेड नी के यहाँ पे एक बैंडेज लगाएंगे। तो वो कौन सी बैंडेज होगी? स्पाइरल, रिकरेंट, फिगर ऑफ 8 बैंडेज या फिर सर्कुलर बैंडेज? कौन सी बैंडेज का इस्तेमाल आप करेंगे यहाँ पर? तो वो होगी फिगर ऑफ 8 बैंडेज है। देखिए आप, फिगर ऑफ 8 बैंडेज है जो यूज़ की जाएगी। तो एक क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी जॉइंट्स के यहाँ पर, टू एक्सर्ट प्रेशर फॉर द जॉइंट्स। और यहाँ पर जॉइंट्स को है, जो जॉइंट्स हो गया, फुट के यहाँ पे हो गया, ग्रेट टोए हो गया, स्प्रेन हुआ है, हेमरेज हुआ, तो ऐसे केसेस में क्या की जाएगी? फिगर ऑफ 8 बैंडेज है जो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे बांधना कैसे है? तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। तो यदि आप प्रोस्थेसिस लगाते हैं, किसी का एम्पुटेशन हुआ, डायरेक्ट यदि आप प्रोस्थेटिक पहनेंगे तो क्या होगा? आपको इरिटेशन हो सकती, ईचिंग हो सकती। बट बिफोर दैट नी के यहाँ पर आप जो बैंडेज लगा देंगे वो क्या होगी? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। आपको जैसे स्प्रेन वगैरह होता है तो जो बैंडेज आप यूज़ करते हैं वही है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, द इक्विपमेंट दैट इज यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड, कौन सी वैक्सीन है? यदि आपको किसी गांव में कुछ प्रोग्राम वगैरह आपका हो रहा है तो वहाँ पर यदि आपको क्या करना है कि वैक्सीन लेके जानी है कम क्वांटिटी में, तो क्या लेके जाएंगे? वॉक इन फ्रीज़र, वॉक इन कूलर, वैक्सीन करियर या फिर आइस पैक्स, क्या लेके आप जाएंगे? तो यदि आपको
आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि आपकी ड्यूटी तो लगती है सब सेंटर में, लेकिन आपको विलेज लेवल पे जाके कोई भी प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम हो गया, कुछ भी प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी आप वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। क्या ले जाएंगे आप? तब आप लेके जाएंगे क्या? वैक्सीन कैरियर। क्या होगा? वैक्सीन कैरियर। आज ही मैंने कोल्ड चेन और वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में पढ़ाया है, 5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ जाके आप लोग देखिए। नेक्स्ट वन इज डेक्सा स्कैन इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ। डेक्सा स्कैन, ये आपको पूछा गया है NHM एग्ज़ाम में, बट मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। ओनली डेक्सा स्कैन था कि डेक्सा स्कैन यूज़ क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CHD, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डेक्सा स्कैनिंग की जाती है किसको डायग्नोस करने के लिए? डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब किसी भी बीमारी का पता करना है तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो किसके लिए है? ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में। ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में एक तरीके का एक्सरे ही किया जाएगा, लेकिन इस एक्सरे में आपको है जो क्या किया जाएगा, कुछ हमें कहेंगे कि आपकी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए कि आपकी बोन्स कितनी मजबूत है, उनकी मास डेंसिटी क्या है, वो चेक करने के लिए। बोन डेंसिटी वीक होती है तभी आपको जो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस जनरली जो मेनोपॉजल वुमेन होती है उनको भी होता है। तो यहाँ पर डेक्सा स्कैनिंग यूज़ की जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए। देखिए यहाँ पर DXA स्टैंड फॉर डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। You can find out whether you have osteoporosis or if you should be concerned about your bones by getting a bone density test। तो यहाँ पर बोन मास मेजरमेंट टेस्ट भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के किस पर्टिकुलर एरिया में बोन्स क्या हैं, पतली हैं, बोन डेंसिटी कम है उनकी, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बोन डेंसिटी चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और बोन डेंसिटी कम कब होती है? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे। तो आप चाहें तो 25 ईयर के बाद भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली आपकी बोन्स कहाँ पर वीक है वो एक पर्टिकुलर एरिया पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, पर्नीसियस एनीमिया इज कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ विच वन। पर्नीसियस एनीमिया कॉमन है, कॉमन टाइप का एनीमिया है, तो किसकी कमी से होगा? फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम या फिर आयरन। पर्नीसियस एनीमिया किसकी कमी से होगा? जो कि एनीमिया का एक कॉमन टाइप है, तो वो होगा यहाँ पर किसकी कमी के कारण? होगा विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की कमी के कारण। क्या है? विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की कमी के कारण। यदि कहते हैं ओनली एनीमिया तब वो होता है आयरन और फॉलिक एसिड की कमी के कारण, लेकिन यहाँ पे कहा गया है पर्नीसियस एनीमिया, तो उसके लिए जो कॉमन जो कमी है, किसकी कमी होगी? वो होगी विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अभी न्यूट्रिशन वाले में भी आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, कम्युनिटी में भी हो जाएंगे। तो कॉमन किसकी कमी होगी? जो लोग लंबे टाइम से दारू पीते हैं, खूब भर भर के पीते हैं, तो उनको यदि लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं तो किसकी कमी हो सकती है? विटामिन C, थायामीन, फॉलिक एसिड या फिर साइनोकोबालामिन। अब क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले लंबे टाइम से शराब पी रहे, अचानक से छुड़वाएंगे आप उनकी, तो उनको क्या होंगे? विड्रावल सिम्टम्स हो सकते हैं, सबको होते हैं। यदि कोई लंबे टाइम से कोई मेडिकेशन ले रहा हो और अचानक से छुड़वाओ, इवन आप सर्दी की जो सिरप है, कोल्ड सिरप है, वो खांसी की सिरप है, आप उसको 1 वीक लीजिए, आपको अच्छी नींद है जो आएगी, ड्राउजी फील करेंगे, लेकिन आफ्टर 1 वीक आप स्टॉप करेंगे तो आपको 1-2 दिन अजीब सा लगेगा। वैसे ही सेम है, यदि क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला लंबे टाइम से शराब पी रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लिवर तो उसका जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी भी होगी। तो वो कमी किसकी होगी? वो होगी थायामीन की। और इसी थायामीन की कमी के कारण आपके जो ब्रेन टिश्यू है उसमें इस्कीमिया होगा, सेल डेथ होगी और कभी कभी मेमोरी लॉस भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जो शराब पीते हैं उनको थायामीन की कमी तो होती है, लेकिन वर्निक साइकोसिस किस में देखने को मिलेगा? कोर्साकॉफ साइकोसिस।
तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है थायामीन की कमी के कारण। अभी हो सकता है आपको शराब की जगह किसी और चीज़ के कारण हुई हो थायामीन की कमी। तो यहाँ पर आपको यदि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाला मरीज है तो थायामीन की कमी होने के कारण ब्रेन टिश्यू की डेथ होगी। ब्रेन टिश्यू में इस्कीमिया होगा, मतलब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। सेल डेथ होगी। सेल डेथ होगी तो वर्निक्स होगा। पहले फर्स्ट स्टेज होगी वर्निक्स, दूसरी होगी कोर्साकॉफ साइकोसिस। नेक्स्ट इज सिडेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, फिनॉल या फिर सेवलॉन। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया जाता है ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए एज अ गैस फॉर्म में। ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है जितनी भी 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है जितनी भी पाइप्स होती हैं, जो भी मेडिकल में जो भी ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं उनको स्टेराइल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड। ये देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पर एक डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर हो गए, रबर के हो गए, प्लास्टिक के इक्विपमेंट हो गए जो कि कैन नॉट बी हीट स्टरलाइज्ड है, तो उनको यहाँ पे सिडेक्स के थ्रू क्या किया जाएगा? स्टेराइल किया जा सकता है। सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट विथ परनीसियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिलिंग टेस्ट टू डिटरमाइन। अभी हमने पढ़ा था कि परनीसियस एनीमिया होता किसकी कमी से है। अब यहाँ पे कहा है कि परनीसियस एनीमिया वाले मरीज को आपको पता करना है कि पता तो है आपको कि विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया आपने जस्ट अभी पढ़ा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगा। लेकिन सिलिंग टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा? सिलिंग टेस्ट किया जा रहा है परनीसियस एनीमिया के लिए, तो यहाँ पर इसका क्या मोटिव है? इनटेक ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 या फिर नन ऑफ द अबव। सिलिंग टेस्ट है जो क्यों किया जाएगा? ये किया जाएगा कि आप विटामिन B12 तो खाते हैं आपको लगता है, और एक ओनली ऐसा विटामिन है जो भी लोग, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भी लोग क्या है वेजिटेरियन लोग हैं एज कम्पेयर टू नॉनवेज वाले, उनको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमेशा देखने को मिल सकती है? तो विटामिन B12 की। अब यहाँ पर सिलिंग टेस्ट किया जाएगा, ये होगा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। आप खा खूब रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में लग नहीं रहा है वो विटामिन B12, तो ये विटामिन B12 कितना एब्जॉर्ब होता है उसके लिए टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर मरीज के लिए विटामिन B12 ओरली है जो दिया जाएगा, प्लस इंट्रामस्कुलरली भी दिया जाएगा। ओरल डोज दिया जाता है B12 का। मोस्ट कॉमनली यूज है जो क्या किया जाएगा? कोबाल्ट। यहाँ पर आपको लगता है कि जो आपकी बॉडी में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से, जैसे आयोडीन यूज़ किया जाता है, आयरन यूज़ किया जाता है मिनरल्स में, वैसे ही यहाँ पर कोबाल्ट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंट्रामस्कुलरली या फिर ओरली रेडियो लेवल विटामिन B12 दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपकी देने के बाद गिवन एन आवर लेटर पेशेंट का यूरिन सैंपल भी कलेक्ट किया जाएगा। आपको विटामिन B12 दिया गया, विटामिन B12 है जो या तो ओरली दे दिया या फिर इंट्रामस्कुलरली दे दिया। जो रेडियो लेवल ओरली में दिया जाएगा रेडियो लेवल, और इंट्रामस्कुलर में अनलेवल विटामिन B12 दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद दोनों दिए जाएंगे, पहले ओरल देंगे आप, फिर देंगे आप क्या? इंट्रामस्कुलर। देन आफ्टर मरीज को कहा जाएगा कि 24 आवर के बाद आपका है जो यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। A normal result show at least 10% of the radio level vitamin B12 in the urine over the first 24 hour। यदि इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है 10% से भी कम, दैट मीन्स मरीज को क्या है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। यदि 10% से ज़्यादा आता है मतलब कि नहीं है। सिलिंग टेस्ट में क्या सैंपल लिया जाएगा ये पूछ सकते हैं। सिलिंग टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर क्या सैंपल ले सकते हैं? तो यूरिन सैंपल के थ्रू फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन, केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन। कौन से केमिकल है? यदि आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो जो आपका दर्द है, परसेप्शन जो आप फील कर रहे हैं, कौन से केमिकल उसको कम करने का काम करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोर्फिन्स,
सेरोटोनिन या फिर ऑन्डेनसेट्रॉन, तो ऑन्डेनसेट्रॉन तो एक एंटी एमिटिक ड्रग है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब यहाँ पर क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम भी यही करते हैं, तो वो होगा एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन क्या है, ओपियोइड रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में। जब भी आपको कुछ पेन हो या फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो, तभी क्या करेंगे, बढ़ जाते हैं, रिलीज होके बढ़ेंगे। जब भी आपको पेन कहीं पे भी लग जाए तो जो दर्द आपको फील हो रहा है होगा आपके एंडोर्फिन रिसेप्टर के कारण। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए? डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 4, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 2, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। क्या यूज़ किया जाएगा? तो जो आर्टेरियल प्रेशर चेक किया जाता है वो क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर आपका ये देखिए सीधा कैलकुलेट करके बताया गया है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बीपी मतलब जो हाईएस्ट रेंज है, वो जो हाई रेंज है वो क्या है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक मतलब लोअर वाली। तो 120/80 mmHg क्या है, नॉर्मल होगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर आप निकालेंगे तो 120 प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 120 प्लस 160, 80 इंटू 2 इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर 120 और 160 को जोड़िए आप तो 280 होगा, इसको 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आएगा वो होगा 93.3 mmHg। अब जो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है वो होता है 70 और 100 के बीच की रेंज में, 70 एंड 100 mmHg की रेंज के बीच में। तो यहाँ पर मीन आर्टेरियल प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो कि क्या रहेगा, कंसिस्टेंट प्रेशर इन योर आर्टरीज टू डिलीवर ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला पूछा जाए या नॉर्मल रेंज पूछी जाए, तो 70 से 100 के बीच में नॉर्मल रेंज होती है। यदि जब आपका बीपी बढ़ेगा तो ये प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। बीपी लो होगा तो ये प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट वन, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो इशिहारा चार्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कलर विजन, बोथ ए एंड बी, या फिर कैटरैक्ट के लिए। तो इशिहारा चार्ट का यूज किसके असेसमेंट के लिए किया जाता है? इशिहारा चार्ट यूज किया जाता है कलर विजन के लिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, एक होता है स्नेलन चार्ट। क्या होता है? स्नेलन चार्ट है जो होता है किसके लिए, विजुअल एक्विटी के लिए। क्लियर? जो विजुअल एक्विटी चेक की जाएगी 20 फीट दूर खड़ा करके, ये इशिहारा चार्ट कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं 12 है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें 42 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है 6। तो इस तरीके से इशिहारा चार्ट से चेक किया जाएगा आपका क्या, कलर विजन। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक इन्फेक्शन है, किसके थ्रू फैलेगा? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका कॉज क्या होगा? फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोकीट। सबको पता है कि सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। लेकिन ये होगा किससे? फंगई से, वायरस से, प्रोटोजोआ की स्पायरोचीट से। सिफिलिस होगा किससे? स्पायरोचीट से। यहाँ पर इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या कहलाता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के स्पायरोचीट से होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा VDRL टेस्ट। क्या है? VDRL टेस्ट है जो एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन, विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। अब ये क्वेश्चन आपका जो एडोलेसेंट हेल्थ वाले के अलावा पीडियाट्रिक वाले सेक्शन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये थ्योरी आपने कम्युनिटी में पढ़ी, पीडियाट्रिक में पढ़ी एंड मैटरनल हेल्थ में भी पढ़ी है।
तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट जो एडोलेसेंट ग्रुप का बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा, एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो विच काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा एडोलेसेंट में। हो सकता है आपको टोडलर में पूछ लें, इन्फेंसी में पूछ लें, प्री स्कूलर में पूछ लें, या फिर स्कूल गोइंग में पूछ लें, एडल्ट में पूछ लें, किसी में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, पूछी जाती है, क्योंकि तो जो बिहेवियर देखने को मिलता है एडोलेसेंट ग्रुप में वो था ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। देखिए आप कि जो स्टार्टिंग यहाँ पे याद रखना है आपको वो क्या होगा, वो होगा इन्फेंसी पीरियड का। इसका इन्फेंसी पीरियड मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है वो क्या होगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड मतलब यहाँ पे आप इनको टोडलर भी कह सकते हैं, टोडलर भी कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है प्ले एज वाले में, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले उनमें। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ये देखने को मिलती है किसमें, स्कूल एज में। जो कंपटीशन वाली भावना आने लगती है वो आती है किसमें, स्कूल वाले बच्चों में। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये होती है एडोलेसेंट में। WHO के अकॉर्डिंग जो एज दी है एडोलेसेंट की होती है 10 से 19 साल तक की, कितना 10 to 19 ईयर्स तक की। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है यंग एडल्ट्स में, मतलब जब आप क्या क्रॉस कर जाएं, एडोलेसेंस पीरियड क्रॉस कर जाएं। एक क्वेश्चन और आपको आता है, एडोलेसेंस किसके बीच की अवस्था है, तो एडल्टहुड और चाइल्ड एज के बीच की अवस्था। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, तो एडल्टहुड में ये स्टैग्नेशन पूछा गया, स्टैग्नेशन किस एज में देखने को मिलेगा या किस पीरियड में, तो होगा एडल्टहुड में। फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये आएगा मैच्योरिटी, मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनमें आफ्टर 65 ईयर के बाद में। तो यहाँ पर आपको मेनली याद रखने हैं शुरू के 7 आपको तो मेनली एग्जाम में आते हैं। हो सकता ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर भी पूछ लें, तो आपको ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज ईगो आइडेंटिटी वाला किसके लिए है, एडोलेसेंट पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन, all OPV at district level can be stored at 2 to 8 degrees Celsius temperature for how many month। ओरल पोलियो वैक्सीन का यदि ज़्यादा स्टॉक रखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टोर की जानी है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, कितने मंथ के लिए रख सकते हैं, तो होगा 1 मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, जो वैक्सीनेशन वाला सेक्शन उसमें से, कि ऑल OPV वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि सेव की जा रही हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ओनली फॉर 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। नेशनल लेवल पे स्टोर की जाएंगी 6 महीने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा, -15 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक। यदि इन वैक्सीन को नेशनल लेवल पे स्टोर किया जा रहा है OPV वैक्सीन को 6 महीने के लिए, कितने पे होंगी, -15 to 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि 2 से 8 हैं तो ओनली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ओनली फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिविटी टू हीट। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, OPV, MMR, JE या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेकर, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी। क्या होगी, हेपेटाइटिस बी। हीट, लीस्ट हीट सेंसिटिव, लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम होगी हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पर जो स्टोरेज टेम्परेचर है इसका वो क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन। हीट सेंसिटिव पूछे, मोस्ट हीट सेंसिटिव, तो वो होगी OPV, और लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट वन,
इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो यदि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घर पे जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उनमें टॉप सेल्फ में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखेंगे? HIV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन है मीजल, मम्स, रूबेला, वैसिलाई, कालमेटिक, यूरिन दैट मीन्स BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV। फिर है DTP, हेपेटाइटिस बी या रोटा वायरस, HIV, DTP। कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B है, जो इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, पेंटावेलेंट पे इंक्लूड कर दी जाती है। HPV वैक्सीन पैपिलोमा कैंसर से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। टिटनस टॉक्साइड, फिर MMR, BCG दी जाती है किससे प्रिवेंट करने के लिए? TB के लिए। ओरल पोलियो दी जाती है पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर रोटा वायरस दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। और DTP है तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, ये 3 से प्रिवेंट करेगी आपको। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है तो वैक्सीन को टॉप सेल्फ में रखेंगे, कौन सी होंगी? वो होंगी MMR, BCG एंड OPV। तो यहाँ पर मीजल्स, MR, MMR, OPV, येलो फीवर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन सभी वैक्सीन को किस में रखा जाता है? टॉप सेल्फ में। क्यों? क्योंकि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जस्ट इसके ऊपर होता है और ये फ्रीजिंग के कारण डैमेज नहीं होंगी। बाकी जो अदर है इनको लोअर सेल या फिर मिडिल सेल में रख सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ये फ्रीज सेंसिटिव है, मतलब ज़्यादा फ्रीज में जाएंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन है, या तो इनका आपके लिए डाइल्यूशन पूछा जाता है, तो मीजल्स MMR वैक्सीन है 4 घंटे से ज़्यादा के बाद डाइल्यूट करने के बाद नहीं लगाना है आपको। क्या हो सकता है? जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो डेवलप हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आता है BCG में, तो कौन सा डाइल्यूएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन का जो डोज है वो कितने दिए जाते हैं? जो बर्थ टाइम डोज दिया जाता है उसको 0 डोज कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज which test is used to check whether freezer sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं? कौन से टेस्ट से पता करेंगे? स्टिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर शॉक टेस्ट? सिक टेस्ट तो किया था डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। किसको? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। अब यहाँ पे कहा है कि कौन सी वैक्सीन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखने के कारण ये डैमेज हो गई। मतलब ये क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो वो टेस्ट कौन सा होगा? हमने अभी पढ़ा कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी हैं, जस्ट इसके ऊपर पढ़ा हमने कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी है, DTP है, TD है। लेकिन यहाँ HPV, रोटा वायरस से सब क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे। अब टेम्परेचर 0 से कम हो जाए तो जो वैक्सीन खराब होंगी वो टेस्ट किया जाएगा उन वैक्सीन पर। वो क्या होगा? होगा सेक टेस्ट। सेक टेस्ट से पता चलेगा कि वेदर वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन। तो यहाँ पर DPT, हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्साइड, ये क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन का पता करने के लिए खराब हुई है नहीं, क्या किया जाएगा? सेक टेस्ट। नेक्स्ट वन, इन अ 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज। यदि बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल है। यदि बच्चे की उम्र कितनी है? 3 ईयर है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा हेपेटाइटिस बी होने का? पिन प्रिक, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स। बच्चा 3 साल का है तो यहाँ तो ना उसको पिन प्रिक या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण तो होगा नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है, रेयर चांस है। बट बच्चा ये कब होगा? जब यदि हॉस्पिटल वाले कुछ लापरवाही कर दे तब। रिसेंट में आप एक न्यूज़ देखना, मे भी राजस्थान की है और MP की है, जहाँ पर 14 बच्चों को HIV
और हेपेटाइटिस बी और सी वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। न्यूज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखना। तो उसके कारण क्या हुआ है, बच्चे सभी पॉजिटिव पाए गए। पता कैसे चला, जब 200-300 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई तब। बच्चे के लिए जो सबसे कॉमन कॉज होगा हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र होने का होगा सलाइवा एक्सचेंज। सलाइवा एक्सचेंज मैंने यहाँ पे क्यों कहा, हो सकता माँ को हेपेटाइटिस हो, बच्चे को खिलाते खिलाते बहुत सारे पेरेंट्स में हैबिट होती है बच्चे को माउथ टू माउथ किस करने की, जो कि एक सही हैबिट नहीं है। तो यहाँ पर सलाइवा एक्सचेंज है जो बेसिक रीज़न हो सकता है। पिन प्रिक के कारण जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको होने का चांसेस रहेगा। जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाले हैं तो उनको होगा, तो 3 साल के बच्चे की सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन बच्चा जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो कभी तब। तो यहाँ पर 3 साल के बच्चे के लिए कॉमन कॉज है वो क्या होगा सलाइवा एक्सचेंज। और कौन सा टीका लगवाया जाता है सभी हेल्थ केयर वर्कर को, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। निडल प्रिक हो जाए तो कितने घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट वन इज द In a person with cholera, diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is, तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नाम से, विब्रियो कोलेरा से। अब डायरिया हो गया है विब्रियो कोलेरा से, तो यहाँ पर कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे विब्रियो कोलेरा, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं विब्रियो कोलेरा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कोलेरा वाले मरीज के लिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला, राइस वाटर स्टूल कोलेरा का क्लासिकल साइन है, और जो कॉज है वो क्या है, वो विब्रियो कोलेरा। और ये कोलेरा होगा कैसे, गंदा खाने पीने के कारण, स्पेशली पानी के कारण। तो यहाँ पर जो क्या प्रोड्यूस करेंगे कोलेरा, वो करेंगे एंटेरोटॉक्सिन। क्या करेंगे, एंटेरोटॉक्सिन। और जो एंडोटॉक्सिन है जनरली ये आपके एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो साल्मोनेला है या फिर इकोलाई है इस तरीके के। तो यहाँ पर जो एंटेरोटॉक्सिन मतलब इन्होंने इनर यहाँ पे कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले से ही बताया, मतलब इंटरली किसी ऑर्गन में इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा एंटेरोटॉक्सिन। जो कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे हैं तो वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कोलेरा के लिए, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। एक इसका जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वो है राइस वाटर स्टूल। पी सूप स्टूल पूछते हैं तो वो है टाइफाइड का, कोलेरा का नहीं। नेक्स्ट इज the poisoning caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except। तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और होती है गंदा खाने पीने के कारण, तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड, तो यहाँ पर लिविंग बैक्टीरिया के कारण हो रही, तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, बोटुलिज्म या फिर केमिकल पॉइजनिंग। तो जो पॉइजनिंग है फूड इंजेक्शन के कारण हो रही है वो यहाँ पर सभी हैं। तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण मतलब साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई, बोटुलिज्म, ये क्या है कॉमन, स्पेशली बोटुलिज्म तो कॉमन फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो नहीं होगी वो होगी केमिकल। मान लीजिए किसी ने साइनाइड पी लिया तो फूड पॉइजनिंग में थोड़ी आएगा, वो तो आप जानबूझ के केमिकल पी रहे हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट वन इज द वेरिसेला वैक्सीनिज्म। वेरिसेला वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है, किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेरिसेला वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इज चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के, बच्चों की उम्र जिनकी 1 से 3 साल तक हो। ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के, बच्चों में स्पेशली उम्र 1 से 3 साल है। तो यहाँ पर जो नाइट बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीज़न है वो क्या है, वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। क्या है, ज़ेरोप्थेल्मिया। यदि बड़ों में पूछें ब्लाइंडनेस का रीज़न
तब आपको कहना है क्या, मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। दूसरा रीज़न है रिफ्रैक्टिव एरर, लेकिन न्यूट्रिशनल मतलब खाने की कमी के कारण होगा। खाने की कमी से यहाँ विटामिन ए की कमी होगी, तभी क्या होगा, ज़ेरोप्थेल्मिया। बच्चों के लिए है, क्या है, बच्चों के लिए ज़ेरोप्थेल्मिया है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा। नेक्स्ट वन, द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इट इज़ कॉल्ड एज। तो जो फीटल मूवमेंट माँ को फील होते हैं बच्चे के, क्या कहलाते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन। तो फीटल मूवमेंट माँ के बच्चे को फील होते हैं वो कहलाते हैं क्या, क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे, क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज ब्लड सैम्पलिंग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन से केस में ब्लड सैम्पलिंग नहीं ली जाएगी, एज इट HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, अ टिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ब्लड सैम्पलिंग कौन से केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, थिक मेकोनियम स्टैंड में ले सकते हैं, एबनॉर्मल ट्रेस जो फीटल मॉनिटरिंग में यदि क्या है एबनॉर्मलिटी आ रही तो भी ले सकते, लेकिन यदि वहाँ क्या है HIV पॉजिटिव वुमेन है तो ऐसे केस में ब्लड सैम्पलिंग कलेक्ट नहीं की जा सकती है। यहाँ पर एक क्या होगा, बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वन, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग लाइक डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स है जिसमें डायफ्राम और डच कैप है यहाँ पर। तो ये डायफ्राम और डच कैप किस टाइप की मेथड में, नेचुरल, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कैलेंडर मेथड। तो डायफ्राम और डच कैप हो गया, कॉन्डम हो गया, ये सब किस में आएंगे, बैरियर मेथड, मतलब कुछ ना कुछ रोकने का काम कर रहे हैं तो आएंगे बैरियर और मैकेनिकल मेथड में। नेचुरल में तो एब्सिस्टेंस आएगा और लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड आएगी, विड्रावल आएगा। IUCD में जितनी भी कॉपर डिवाइस है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाली IUD आएंगे। नेक्स्ट वन,